मित्रों नमस्कार। रविवार का दिन ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। भवनीश अग्रवाल का आप सबको नमस्कार। आज कल मैंने चर्चा की थी अमेरिका के नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज के पर लिस्टेड कुछ महत्वपूर्ण आईटी कंपनियों की जो वर्ल्ड लीडर हैं इस बारे में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, मेटा, एनवीडिया, इन कंपनियों के संबंध में चर्चा की थी और उनका जो भूतकाल था, जो इतिहास में उन्होंने जो करिश्मे दिखाए हैं उनके बारे में चर्चा की थी। भविष्य के बारे में तो मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी करने में असमर्थ हूँ, मेरी सीमाएं हैं। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देना प्रोहिबिटेड है, मतलब सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से। इसलिए आप इतिहास से ही समझें, अंदाज़ा लगाएं, मतलब सोचें मतलब क्या होगा। और इन कंपनियों का कोई विकल्प नहीं है, इनके जो प्रोडक्ट हैं उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। कोई वर्ल्ड में आज 20-20, 30-30 साल हो चुके हैं, कोई कॉम्पिटिटर इमर्ज हुआ ही नहीं। वो टेक्नोलॉजी कोई ला ही नहीं पाया। IBM थी, IBM लाई मतलब, लेकिन IBM का बिजनेस भी श्रिंक हो गया। वो क्वालिटी और वो लेवल जो सर्विसेज का नहीं दे पाई। और याहू भी आया था गूगल से टक्कर लेने के लिए, लेकिन वो सब चल नहीं पाया, वहीं रह गया। तो खैर, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जब दौर आएगा, जब इन कंपनियों को हो सकता है और भी बड़े बेनिफिट हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी IT सेक्टर के अंदर और ज़बरदस्त होगी। हालांकि इसमें रिस्क भी है, साइबर क्राइम भी बढ़ सकते हैं और दिक्कतें भी आ सकती हैं, कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, एक्सपेंसिव भी होगी ये। अभी पूरा चित्र सामने नहीं आया है और बड़े से बड़े जो जानकार हैं उनको भी अप टू मार्क जानकारी नहीं है कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ होगा, किस तरह ये बेनिफिशियल होगी, किस तरह ये हानिप्रद होगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है पिक्चर। कोई कहता है कि साहब 74% जॉब समाप्त हो जाएंगे। वो 74% जॉब कहाँ समाप्त होंगे, किस सेक्टर में समाप्त होंगे और किस कारण से समाप्त होंगे? ऐसी क्या चीज़ हो जाएगी जिसके कारण 74% नौकरियाँ समाप्त हो जाएंगी, है कि नहीं? एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर की यूजर कंपनीज हैं या AI की जो को यूज़ करने वाली कंपनियां में ये जॉब समाप्त होंगे, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनियां, इनके जॉब समाप्त होंगे, ये भी वो कहने की स्थिति में नहीं है। तो आई सरप्राइज कि उन्होंने किस आधार के ऊपर 74% जॉब की समाप्ति की घोषणा कर दी है, मतलब आई रियल सरप्राइज। तो ये सब कच्ची बातें हैं, अनिश्चित, अपूर्ण और अस्पष्ट बात है। अमेरिका में जैसे ही ब्याज की दरें कम होंगी, उसके साथ ही मैं समझता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रोडक्टिविटी शुरू हो जाएगी, उसमें एक्टिविटी शुरू होंगी। अभी अमेरिकन कंपनीज़ के द्वारा भी अडॉप्शन शुरू नहीं हुआ मास लेवल पर, और इंडिया में भी इंडियन कंपनीज़ को भी, जो इंडियन IT कंपनीज हैं उनको भी कोई कामकाज मिला नहीं है अभी खास। वो भी ट्रेनिंग ले रही हैं। कंपनियाँ कहती तो हैं, जैसे इंडिया की कंपनीज में ये कहा जाता है कि साहब टाटा एलेक्सी, KPIT, L&T टेक्नो, सक्सॉफ्ट, इस तरह की कई कंपनियां IT की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां आई, लेकिन ये बात गलत है। जो एक्चुअल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें तो मेरे ख्याल अभी तक एक धागा भी इंडिया में नहीं बना है और ना कोई ऑर्डर मिला है। ऐसे तो इन्फोसिस ने भी कई बार घोषणाएं की हैं, कई बार नोटिफिकेशन आए कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमको 200 करोड़ का काम मिल गया, हमको 100 करोड़ का काम मिल गया। लेकिन मेरी कई इंडियन IT कंपनीज के कई सीनियर लोगों से बात होती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में कुछ भी कहने में असमर्थ हैं, कुछ भी नहीं कह पाते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं। मतलब मैं यही पूछता हूँ उनसे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर आधारित प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बना जाता है, सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है जिसमें उसमें कोडिंग की जाती है, सॉफ्टवेयर में हो रही है, इस तरह कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी क्या रोल होगा इंडियन IT कंपनीज का? दे आर नॉट क्लियर ऑन दिस सब्जेक्ट। लेकिन मैं इतना मोटे रूप में कह सकता हूँ, अंदाजे से समझिए चाहे कुछ भी हो, विदाउट पुटिंग ए मटेरियल, नो मशीन और नो प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड कैन डिलीवर एनी प्रोडक्ट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को वर्केबल बनाने के लिए भी, यूजेबल बनाने के लिए, इससे कोई प्रोडक्टिविटी क्रिएट करने के लिए कोई तो इसको तैयार करेगा, कुछ तो तैयार करेगा। और उसको तैयार करने के लिए मैन पावर चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। वो
मैन पावर इंडियन कंपनीज के पास ही है। ठीक है, उन कंपनियों ने, अमेरिकन कंपनीज, ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी रोल रहा है, चैट जीपीटी जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया उसका भी रोल रहा है, और एनवीडिया का भी है जो उन्होंने चिप तैयार की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वो सब कुछ कर दिया उन्होंने, लेकिन उसको फिलअप कौन करेगा? किसी आदमी ने कॉपी बना दी, लेकिन उस कॉपी के अंदर लिखेगा कौन? वो तो इंडियन कंपनीज लिखेंगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और इसमें भी कुछ इंडिया में जैसे रामदेव जी अग्रवाल आए टीवी पर, कई बार उन्होंने कहा कि भाई ये काम इंडियन कंपनीज ही करेंगी, काम मिलेगा, मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो ऐसी सूरत में देखिए किस कंपनी को काम मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब बातें अनिश्चित हैं। तो लेकिन हम भारतीय कंपनियों का अब तक का जो इतिहास रहा है उस पर चर्चा करते हैं। एआई तो एक नया चीज़ है, उस पर सन 90-92 तक भी, इवन सन 1993-94 तक भी इंडिया की आईटी कंपनीज का कोई वर्चस्व नहीं था। यहाँ तक कि शेयर बाज़ारों में कोई जानता नहीं था। इन्फोसिस का इशू आईपीओ आ चुका था, लिस्ट हो चुका था। सत्यम कंप्यूटर का इशू आईपीओ आया था, लिस्ट हो चुका था। और विप्रो ने भी सन 83-85 में कोई कारोबार शुरू किया था, छोटे मोटे लेवल पे किया था, वो कोई हाईलाइट नहीं हो पाया था, उसके रिजल्ट कोई सामने नहीं आए थे। ये रिजल्ट आना शुरू हुआ सन 95-96 से, और 98-99 में आते आते तो इंडियन आईटी कंपनी ज़बरदस्त बूम पर आ गई और तूफान मचा दिया। और ये हालत हो गई कि इन्फोसिस का जो शेयर था 15,000 रुपये हो गया, 10 पेड अप शेयर। विप्रो का शेयर 5-7 हज़ार रुपये हो गया, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, 5-7 हज़ार रुपये हो गया था, पक्का है। सत्यम का शेयर 7,000 रुपये हो गया। और कई फर्जी कंपनियां भी थी, उठती हैं, वो तो उठती हैं, मौके का फ़ायदा उठाती हैं। जैसे स्क्वायर डी थी, आरएस सॉफ्टवेयर थी, और भी कई कंपनियां आई, मतलब जिनके पेंटा सॉफ्टवेयर था, है कि नहीं, और थी एक, कई कंपनियां थी वो, मतलब उनके नाम भूल गए चूँकि वो दफन हो चुकी हैं, अब उनकी राख भी कहीं दिखाई नहीं देती है। तो वो ठीक है, हो गया सो हो गया, अब क्या करो, सावधानी है, भविष्य में सावधानी बरतो। उस इतिहास को देख करके, इतिहास को देखा इसीलिए जाता है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि इन आईटी कंपनियों ने बड़ा ज़बरदस्त धूम मचाई, बाज़ार में F&O में खूब काम हुआ, लोगों ने खूब सट्टे खेले, बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधी, अखबार छपे, और एक दिन चल कर के ये बूम बर्स्ट हो गया। केतन पारिक जो था, उसने ऐसी बाज़ार को थोड़ा ऐसी जानकारी है कि ये सारे कार्यक्रम केतन पारिक ने किया था, जो इतना ऊपर इन शेयरों को ले गया था। और अखबारों में जो छपती थी बातें उस समय, मतलब टीवी और मोबाइल और इंटरनेट पर इस पर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी शेयर बाज़ारों की। तो जो ईपीएस के ग्रोथ के तो मानदंड ही ख़त्म हो गई थी। वो नए नए मानदंड निकाल के लाते थे कि साहब इस तरह से वैल्यूएशन करना चाहिए आईटी कंपनीज़ का, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन वो सब बातें निर्मूल सिद्ध हुई। जो नेचुरल चीज़ है ना, वो नेचुरली रहेगी। ईपीएस जो है, प्रॉफिट है, ग्रोथ है, मार्जिन्स हैं, जो भी हैं, उनके आधार पर ही आकलन किया जाएगा किसी भी शेयर का। बाकी ये सब सर्वथा अनुपयुक्त थी। और आटे, आप देखिए कि सब्जी में नमक का काम नमक ही करेगा, चीनी का काम, चाय में अगर चीनी डालोगे तो चीनी काम करेगी, चीनी की जगह आप कुछ भी डाल लो नहीं काम करेगी। गुड़ भी डालोगे तो उसका स्वाद बदल जाएगा चाय का। तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको डिनाइल नहीं किया जा सकता भाई साहब। इसलिए अब आगे चल के हुआ क्या, थोड़े टाइम में केतन पारिक के भी कारनामे पकड़ में आ गए। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था एक, उसमें भी वो डायरेक्टर था, वो बैंक भी फेल हो गया, प्राइवेट बैंक था, वो फेल हो गया बैंक। और केतन पारिक ने जो सट्टे खेले थे वो भी सब पकड़ में आ गए थे, कई तरह की गड़बड़ियाँ थी। उस समय डीआर मेहता सेबी के चेयरमैन थे, उन्होंने प्रयत्न तो किए थे, लेकिन सेबी भी 2-4 साल ही हुए थे फॉर्म में आए हुए। अब 8% की उन्होंने सर्किट लिमिट लगा रखी थी शेयरों, चाहे वो F&O का हो चाहे कैश का हो। लेकिन 8% भी आप समझिए, अगर मान लो 10-15 दिन तक भी किसी शेयर में चल जाता है तो उसका मल्टीप्लाइंग कंपाउंड इफेक्ट बड़ा ज़बरदस्त दिखाई देता है।
और वो बूम तो साल 1.5 साल तो चली ही थी वो बूम। खैर लेकिन हुआ क्या कि कई लोग मार खा गए उसमें, बर्बाद हुए कई लोग, और शेयरों के इन्फोसिस वगैरह के शेयरों के दाम टूट के चंद रुपए रह गए। विप्रो भी गिर गया, सत्यम भी गिरा, बुरी तरह गिरे। 100 200 रुपये पे आ गए थे इनके रेट्स, और इन्होंने लॉसेज भी रिपोर्ट की। अब वो लॉसेज रिपोर्ट करने के क्या कारण थे और थे, इतना मतलब वो नहीं है पता, जानकारी नहीं मिली, बाकी लॉसेज में आ गई थी कंपनी। फिर धीरे धीरे इन्होंने पिकअप किया, प्रॉफिटेबल शुरू की, और असली इतिहास इनका सन 2002-1-2 से लगाना चाहिए, जब इन्होंने हल्के हल्के वास्तविक सॉलिड ग्रोथ अडॉप्ट की, मतलब चालू हुआ। और आते आते मैंने इन्फोसिस के कैलकुलेशंस किए, मतलब सन 2000 में जिसने 10,000 रुपये लगाए थे, उस आदमी की पूंजी एज ऑन टुडे 18 करोड़ रुपए है, और उस पर 35 लाख रुपया साल डिविडेंड आता है। इट्स ए ट्रिमेंडियस अचीवमेंट। उसके साथ ही विप्रो के लिए मैंने इंटरनेट पे ही देखा है फिगर, सन 1982 में जिस आदमी ने 10,000 रुपये लगाए, वो पैसा आज 2,000 करोड़ रुपया है। 10,000 रुपये के 2,000 करोड़ रुपए, और डिविडेंड आ गया जो अलग है, बाई बैक के एडवांटेज मिल गए वो अलग है मतलब। और आज भी ये शेयर अपनी हिम्मत से दमखम से खड़े हुए हैं। फिर आप देखिए, सत्यम कंपनी ख़त्म हो गई। ये बात है सन 2009-10 की। मैं जैसलमेर जा रहा था सर्दी की ग्रीष्म विंटर सेलिब्रेशन के लिए, जैसलमेर में घूमने फिरने के लिहाज से विद फैमिली जा रहा था। तो आप देखिए कि ओसिया आया शायद रास्ते में। ओसिया में सत्यम कंप्यूटर का भाव मैंने देखा इंटरनेट पे, शायद 240 रुपये था, 2 पेड अप शेयर का रेट। और जब मैं जैसलमेर पहुंच गया 1.5 घंटे बाद, उस वक्त उसका भाव 10 रुपये था। कारण देखा, न्यूज़ देखी कि सत्यम कंप्यूटर के जो प्रमोटर थे मिस्टर रामलिंग राजू, उन्होंने पुलिस स्टेशन को या शायद स्टॉक एक्सचेंज को लिख के दे दिया कि भाई मैंने ये गड़बड़ी की है, फर्जी FDR बनाई, ज़मीनें खरीद ली उस पैसे से। वो तहलका मच गया, तूफ़ान मच गया, दूसरे IT के शेयरों को भी तोड़ना शुरू किया। तो नारायण मूर्ति साहब का स्टेटमेंट आया कि भाई सब IT कंपनियां चोर नहीं हैं, और IT के शेयर को, इन्फोसिस के शेयर को थोड़ा ताज़ा भी कर दिया। उस समय उन्होंने ग्रीन में ला दिया मतलब, और उसमें कोई बेईमानी थी भी नहीं, गड़बड़ नहीं थी इन्फोसिस में। तो हुआ ये नतीजा कि खैर वो जो भी था, मेरे पास भी काफ़ी शेयर थे मतलब सत्यम के, नुकसान उठाए, क्या करते, हैवी लॉस हुआ उसमें। बहुत से एनालिस्ट नहीं बताएंगे कि साहब नुकसान बताने में तो इंसल्ट होती है, लेकिन सच्चाई को बताना चाहिए। जो भी हुआ है, हमसे भी गलतियां हुई हैं, होंगी, शेयर बाज़ार ऐसी चीज़ है। बड़े से बड़े क्रिकेट प्लेयर 0 पर आउट होते हैं, है कि नहीं? 1-2 रन पे आउट हो जाते हैं, पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं, है कि नहीं? विराट कोहली, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे महेंद्र धोनी हो, क्या ये 0 पर या 1-2 रन पे आउट नहीं हुए? क्या हुए हैं सब। उसमें क्या बात है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने से कभी भी आदमी अपनी गलती मान लेने से गिरता नहीं है, बड़ा होता है वो आदमी। खैर, अब सवाल ये था कि खैर सत्यम को फिर गवर्नमेंट ने संभाला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भंग हो गया था, कर दिया। उसके बाद दूसरी एक कमेटी बनाई, मैनेजमेंट कमेटी बनाई, दीपक पारेख साहब को उसका अध्यक्ष बनाया उस कमेटी का, और एक मिनिस्टर थे जो RJD से ही थे वो, बट ही डिड वेल, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। सत्यम को धीरे संभाल के, और ये पारेख साहब जो थे, दीपक पारेख साहब, इन्होंने भी देख रेख करा करके उसको 100 रुपये भी वो शेयर आ गए थे। मैंने भी 100 रुपये में और ख़रीदे कुछ शेयर, पहले जो बेच दिए 100 रुपये में ख़रीदे, क्योंकि उम्मीद बन गई थी, थोड़े ही खरीदे, ज़्यादा नहीं खरीदे, भयभीत थे ना। खैर फिर इसको टेक महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया 1.5 साल बाद में, और आज जो टेक महिंद्रा का स्वरूप है वो टेक महिंद्रा प्लस द एडिशन ऑफ सत्यम, उसका स्वरूप है।
तो मोटी बात यह है कि इन कंपनियों ने पिछले 20 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न दिए। HCL टेक्नो एक ऐसा शेयर है जिसने पिछले 10 सालों में आईटी सेक्टर में, इंडियन आईटी सेक्टर में हाईएस्ट रिटर्न दिए। अब क्या होगा आई कैन नॉट से, किसी भी आईटी कंपनी के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में मैं चाहे किसी भी कारण से समझ लिए, मेरा कोई प्रोडक्शन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब आप अपने हिसाब से समझें, कंसल्ट करें आप अपने कंसल्टेंट्स को। और मेरा भी इन्वेस्टमेंट आज भी काफ़ी है आईटी कंपनीज, बहुत ज़्यादा है आईटी कंपनीज में। और अभी कुछ में नुकसान है, कुछ में फ़ायदा है। मैं ये नहीं कहता सब में फ़ायदा है, कुछ में नुकसान भी है, लेकिन आईटी सेक्टर ही है। मेरे को उम्मीद है, आशा है कि मुझे प्रॉफिट हुआ उसमें। आप देखिए कि जब L&T इन्फो का इशू आया था, तो उस इशू की जब लिस्टिंग हुई ना, वन पेड अप शेयर 700 में आया था। 700 में, 715-20 पे लिस्ट हुआ, 700 पे आ गया, बढ़ा रहा। और कई ज्ञानी विज्ञानी जो लोग थे, महापुरुष थे, ऑपरेटर महोदय थे, वो सब माल खरीद गए बाजार से पटक के उसको, और उसका रेट गया 7800 रुपये। फिर 7800 रुपये पे ट्रेड किया उस शेयर ने। इस समय भी 4900 रुपये है वो शेयर। L&T टेक्नो का IPO सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, टू पेड अप शेयर था, वो सब्सक्राइब ही नहीं हुआ ढंग से, बड़ी मुश्किल खैंतान के सब्सक्राइब हुआ, 800 रुपये लिस्ट हुआ, और पड़ा रहा वो शेयर काफ़ी टाइम तक, साल 6 महीने पड़ा रहा वो। मतलब उसके बाद वो बढ़ना शुरू हुआ, तो आज की तारीख में 5800 रुपये का रेट है उसका। ये सब है मेरे पास में। मेरा आईटी शेयर में, आईटी सेक्टर में मेरा खुद का बहुत फेथ है। मेरे से कोई भी आदमी कोई पूछेगा तो मैं सिर्फ उसको आईटी सेक्टर के प्रति मेरा प्यार दर्शाता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप खरीदें, मेरी बात को मानें। आईटी सेक्टर बिना पूंजी का खेल है। मेरा यही कहना है कि इन्वेस्टमेंट के जो मैंने बैरोमीटर मेरे फिक्स कर रखे हैं, वो बैरोमीटर सिर्फ यही फिक्स कर रखे हैं कि ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिस कंपनी में पूंजी बिल्कुल कम लगे, नाम मात्र की पूंजी हो, डेट नहीं हो, ब्याज का बोझ नहीं हो, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस नहीं हो। सबसे बड़ी परेशानी जो हिंडन से जाते हैं वो रेगुलेशन के कारण आते हैं, ब्याज के बोझ के कारण आते हैं, और कोई ब्लू कॉलर जो मैन पावर होती है वो भी प्रॉब्लम होती है, स्ट्राइक करवा देते हैं। इसमें पढ़े लिखे मैन वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, अच्छी फैमिलीज से हैं, सब बढ़िया काम, और एक फेयर एनवायरनमेंट है। कोई इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट नहीं है, वो ऑफिशियल एनवायरनमेंट है, ऑफिस का एनवायरनमेंट है। और आप देखिए अमेरिका में भी कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, चाहे गल्फ कंट्री हो, कहीं पर भी हो, आईटी कंपनीज पर कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे फार्मा कंपनी भी एक्सपोर्ट करती हैं, ये भी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है इनके, लेकिन इन पे दुनिया भर के, इंडिया में भी, और जिन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ भी दुनिया भर का रेगुलेशन है, दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन है, जांच पड़ताल है, इन पे कुछ भी नहीं है। इन कंपनियों का तो सिर्फ एक ही है कि वहाँ जो भी इनके कस्टमर हैं, जो भी हैं, वो टेंडर इनवाइट करते हैं, ओपन टेंडर, और टेंडर सबमिट करती हैं कंपनियाँ। टेंडर में जिसका लोएस्ट आता है, जिसको सूटेबल समझती है, वर्क ऑर्डर दे देती हैं, और एज़ पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट और एज़ पर द टर्म्स ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट, जो आप क्वालिटी दे दीजिए, क्वालिटी में कोई गड़बड़ है आप बता देते हैं, वो सुधार दीजिए, आप ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस का चक्कर है, ना कोई लाइसेंस चाहिए, ना कोई कोटा, कोई परमिट, कोई माइनिंग में जैसे झगड़े होते हैं। इंडस्ट्री को आए दिन नोटिस देते रहते हैं कि साहब आप अपनी फैक्ट्री बंद कर दिए, पॉल्यूशन कंट्रोल की गड़बड़ है आप में, कुछ भी नहीं। बल्कि सरकार ने सन 2021-22 के बजट में, नहीं 20-21 के बजट में पार्लियामेंट में आईटी इंडस्ट्री के प्रति बहुत बड़ी आशा दर्शाई थी, और उन्होंने ये कहा था बजट में, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें, कि आईटी इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है, जो सेल है, वो करीब $350 बिलियन हो जाएगा।
हालांकि नहीं हुआ हो, थोड़ा उसमें गिरावट आ गई। बाद में वो जो ब्याज की रेटें बढ़ी, अमेरिका में इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया था, कोई ख़ास बात नहीं है, वो सब बढ़ जाएगा, सब ठीक होगा, हालात बिल्कुल सुधरेंगे। रिकमेंडेशन तो कोई मैं नहीं कर सकता, मैं तो खुद, ये फैक्ट है कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें इंडस्ट्री में, एंड मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और आई थिंक दिस इज़ माई फ्यूचर। ये बाकी आप अपने जो कंसल्टेंट है उनसे सलाह सूत्र लें, डिस्कस करें। मैं आपकी ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, मैं आपको इनकी मेरिट और डिमेरिट बता रहा हूँ। और अभी मैंने अखबार में पढ़ा है 2-3 दिन पहले कि आईटी कंपनीज ने फरवरी में रिक्रूटमेंट किया 1.25 लाख एम्प्लॉयज़ का, और 1,25,000 एम्प्लॉय मार्च में रिक्रूट किए। वो खबर अभी कंफर्म तो नहीं हुई किए नहीं किए, मार्च में भी किए। तो और इनको बड़े भारी ऑर्डर्स मिले हैं अमेरिका में। आप देखिए एसेंचर को $21 बिलियन का ऑर्डर मिला, जो भी लेटेस्ट रिजल्ट आए थे फरवरी एंडिंग के, और दिसंबर एंडिंग में, सितंबर एंडिंग की बात बता रहा हूँ, टीसीएस को मिले थे $12 बिलियन के ऑर्डर, और इन्फोसिस को मिले थे $7.7 बिलियन के ऑर्डर। ये बड़ी बड़ी डील बता रहा हूँ खाली उसकी, इन्फोसिस की छोटी डील नहीं है इसमें शामिल, 7.7 में। और एचसीएल टेक्नो को $4 बिलियन के आसपास के ऑर्डर थे, और $4.25 बिलियन के विप्रो को थे। तो और ये लाइफ टाइम हाई ऑर्डर्स थे। हो सकता है इनको ग्रोथ इसलिए नहीं आई इन कंपनियों में, हो सकता है उन कंपनियों ने फिलहाल टाइमिंग उनको होल्ड करवा दिया हो। और अभी जो दिसंबर एंडिंग में रिजल्ट आए थे उसमें भी टीसीएस को शायद 10 या 11 बिलियन के ऑर्डर्स मिले हैं, इन्फोसिस को भी काफ़ी ऑर्डर्स मिले हैं, सब ऑर्डर्स काफ़ी हेल्दी मिले हैं, मतलब ऑर्डर में कोई कमी नहीं है। ठीक है, थोड़ी टाइम होल्ड कर दिया है, और जब वो चालू होंगे काम तो देखने लायक ही होगा नज़मा। और इसमें और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां रही हैं, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम है, एमसिस है, और माइंडट्री थी, माइंडट्री का मर्जर हो गया एल&टी इंफॉर्मेशन में, उसका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। बहुत कंपनियां हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, अच्छी अच्छी हैं, मतलब हेल्दी पे। केपीआईटी टेक्नो और टाटा एलेक्सी और साहब एल&टी टेक्नो, ये 3 कंपनियां जो हैं वो स्पेशलाइज, मतलब सॉफ्टवेयर बनाती, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है इनका। और केपीआईटी टेक्नो का तो कम्प्लीटली जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। बड़ी ग्रोथ आई है केपीआईटी में, शानदार ग्रोथ है। हालांकि अगले साल मुझे नहीं लगता कितनी ग्रोथ आएगी, आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से ग्रोथ नहीं आएगी। अगले साल 30-40% की ग्रोथ आएगी, इस साल 70-80% आई है। और उसका कारण ये रहा है कि इन्होंने एक कंपनी टेक ओवर की थी, तो उसको मिलाने के कारण, उसके मर्जर के कारण ये ग्रोथ दिखाई दे रही। तो दोस्तों सीधी बात ये है, अब और बात करेंगे, आज काफ़ी है, आप तो काफ़ी हो गए, आज पर्याप्त है, कल मिलते हैं शाम को। दैट्स ऑल, थैंक यू।